हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से A to Z जॉब वैकेंसी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक भर्ती 2024 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, भर्ती आपके पास जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन मार्च में एग्जाम होगा ये कंफर्म नहीं है। मार्च में एग्जाम कराना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले अप्रैल में जो है लोकसभा चुनाव होने का एक नोटिस जारी हुआ था। अगर यह नोटिस सही हुआ और लोकसभा चुनाव अप्रैल में हुए तो मार्च में किसी भी तरह से भर्ती परीक्षा नहीं की जा सकती। वैसे भी आपको पता होगा, उत्तराखंड बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो, फेब लास्ट और मार्च में उनके एग्जाम्स होने हैं। तो ये लगभग तय है कि मार्च में पेपर मुश्किल ही हो पाएगा, बहुत कम चांसेस है। तो आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करके आप एलटी की तैयारी करेंगे। आप तैयारी जारी रखिए, पेपर जब भी हो वैकेंसी आ ही जाएगी जल्दी से जल्दी। लेकिन पेपर जब भी हो आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, क्योंकि एलटी में कंपटीशन ज़्यादा होता है। बहुत लोग जो है बीएससी बीएड या बीए बीएड होते हैं या बीकॉम बीएड होते हैं, तो यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है। तो तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे और कैसे कैसे करके आप एक अच्छे मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। कौन सी बुक आप प्रिफर करेंगे, सब्जेक्ट को कैसे तैयार करेंगे, और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे। हो सकता है कि ये कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही हो, कुछ चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यूके ट्रिपल एस सी इस एग्जाम्स को कराता है। अब इस एग्जाम में दो पार्ट होते हैं। एक होता है एजुकेशनल एप्टीट्यूड, जिसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपके पास विषय से संबंधित प्रश्न। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड या जिसे आप सीडीपी कहते हैं, कोई लोग इसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, तो ये जो भी चीज है मींस जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपके पास आएगा 30 मार्क्स। और 70 मार्क्स का आपका अपना सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे। ये 30 मार्क्स जो हैं ये सबके लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। तो थोड़ा सा साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए जो है 30 मार्क्स और 70 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में साइंस और मैथ्स और कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन वगैरह भी करनी है। टाइम सबके लिए 2 आवर्स ही है, चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे इंग्लिश वाले हों, चाहे साइंस वाले हों, चाहे मैथ्स वाले हों। तो थोड़ा सा अगर आप साइंस मैथ्स या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स वाले हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट में स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कैसे करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये आयोग की वेबसाइट में आपने देखा होगा कि एलटी सामान्य में 30 नंबर का जो साइकोलॉजी है वो तो सबके लिए सेम है, और इस तरह से इंटरमीडिएट स्तर के मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, हाई स्कूल सॉरी ग्रेजुएशन के मार्क्स इस तरह से होंगे, कुल 100 मार्क्स को बनेगा। ऐसे ही गणित का है, विज्ञान का है, आप अपने अपने सब्जेक्ट में इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जैसे आप अगर सपोज करो एलटी इंग्लिश के हैं, तो 28 नंबर का इंग्लिश जो है आपके पास, वो 12th लेवल की आएगी, और 42 नंबर का जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो थोड़ा सा एलटी में क्या होता है, ग्रेजुएशन की वेटेज ज्यादा होती है। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएशन किए हैं तब तो आपको सारी चीजें याद होंगी, लेकिन अगर फ्रेश ग्रेजुएशन नहीं है, काफी टाइम हो गया है ग्रेजुएशन का, तो आपको जो है उन चीजों को रिवाइज करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। हर सब्जेक्ट में यही देखने को मिल रहा है कि आपकी जो वेटेज है वो ग्रेजुएशन की ज्यादा है और 11th 12th की कम है। तो इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन रखिए इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे करके आप किस किस चीजों को कैसे कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपके 30 मार्क्स हैं और 70 मार्क्स हैं, ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस 70 मार्क्स में जो है आपके पास 11th एंड 12th है, और एक आपके पास ग्रेजुएशन है। तो जो 11th और 12th है, इसको तो आप तैयार कीजिए एनसीईआरटी की बुक से। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपके पास केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सब के सब जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है 11th और 12th लेवल की। तो अगर आप 11th 12th के एनसीईआरटी को अच्छा कर लेते हैं,
तो ये जो 70 में से आपके सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स का 11 12 का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है वो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी से ज्यादा डीप आपको नहीं पूछता है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिए, एनसीईआरटी के सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। और इसके लिए आप 11th 12th में क्या कर सकते हैं, जो 12th के एग्जाम्स हैं या फिर 11th के भी जो एग्जाम होंगे, आप अगर किसी गवर्नमेंट टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं तो उनसे क्या कीजिए कि जो इन दो क्लासेस के जो यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर आपके पास हाफ ईयरली होते हैं या फिर ईयरली एग्जाम्स होते हैं, ये सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनाना चाहती है आयोग या यूके ट्रिपल एस सी, या कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर देखिए, जब ग्रेजुएशन की तैयारी करने आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स की, तो इसके लिए मेरी आपको एक पर्सनल सजेशन है कि आप ग्रेजुएशन का मैटर उन्हीं बुक से कीजिए जिनसे आपने ग्रेजुएशन की स्टडी की है। यानी जब आप ग्रेजुएशन में थे, यानी जब भी थे आप 2007 में आपने ग्रेजुएशन किया, 8 में किया, 10 में किया, 12 में किया, 13 में किया, 17 में किया, 19 में किया, तो जो बुक आपने पढ़ी हुई है, जो बुक आपने उस टाइम पढ़ी हुई है, उन बुक्स से ही स्टडी कीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि जिस बुक्स से आपने स्टडी की हुई है पहले से, उसकी आधे से ज्यादा चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। अब आप क्या होगा, अगर आप कोई नई बुक उठाते हैं तो उसकी लैंग्वेज को आपको समझने में टाइम लग सकता है। तो कंटेंट हर बुक में लगभग सेम होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। और अगर आपने सोचिए कि आप पहले ही एक बुक को पहले से पढ़ के चुके हैं, आप बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक आपने पढ़ी हुई है, सपोज करो मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो एसजे पब्लिकेशन की पढ़ी हुई है। अब आपने एसजे पब्लिकेशन की जो बुक पढ़ी हुई है, उसको जब आप थ्रू आउट दोबारा रिवाइज करने जाएंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने वो चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं। आपको लगेगा कि हाँ, इसकी लैंग्वेज मेरे को पहले से आती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रेजुएशन की स्टडी के लिए आपने जिस भी पब्लिकेशंस की बुक पढ़ी होंगी, जहां भी पढ़ी होंगी, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी होंगी, उन बुक्स में जो सिलेबस आपके पास है उसमें डिटेल टॉपिक्स गिवन है कि किस टॉपिक में क्या है, किस टॉपिक में क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उन टॉपिक को उठा के टिक करते हुए और उस पर्टिकुलर बुक से पढ़ लीजिए। आपको एक ही बुक में कोई भी 70 नंबर का सिलेबस कहीं भी नहीं मिल पाएगा। अगर किसी ऑथर ने मार्केट में छाप भी दी होगी तो वो परफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप सपोज करो, मैं मैथ्स की बात करता हूँ, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, तो आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक उठाइए, उसके विषय सूची में जाइए कि कहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उसको वहां से पढ़िए। तो आपको क्या होगा, वो बुक एक तो आपको पहले से पता है, पहले से आपने पढ़ रखी है, और दूसरा क्या है कि वो ग्रेजुएशन की जो बुक होगी वो अपने आप ही उस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेगी। और आपको मैं बता दूं कि जो ग्रेजुएशन के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ग्रेजुएशन के। तो आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सारे बेसिक कंसेप्ट्स को ग्रेजुएशन की बुक से नोट्स बना के स्टडी कर लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये था आपका 70 नंबर का कि 11 12 के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट हैं, उनसे आप पढ़िए। अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं तो वो और बेटर है, लेकिन एनसीईआरटी बुक या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स इनफ होती हैं किसी भी सब्जेक्ट में। और ग्रेजुएशन में जो बुक आपने अपनी स्टडी के टाइम पढ़ी हैं, उन्हीं बुक्स से दोबारा टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक आपके पास एलटी में आ रहे हैं उनका रिवीजन कर लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए बुक से। और फिर लास्ट में जब भी फॉर्म आएगा तो उस टाइम अगर टाइम कम मिला तो खाली नोट्स से ही रिवाइज कीजिए। अगेन कह रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस कीजिए ग्रेजुएशन का, वहां से ज्यादा बेसिक कंसेप्ट से पूछता है, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है लंबे लंबे क्वेश्चन ग्रेजुएशन के करने हैं। हर थ्योरम को देख लीजिए क्या है, थ्योरम का रिजल्ट क्या है, और
जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे कोई फॉर्मूले में कौन सी चीज कब लगेगी, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, ये सारी चीजें ज्यादा पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 70 नंबर हैं ये आपको इस तरह से पढ़ने हैं। अब देखिए कि हमारे पास क्या है, देखिए जो भी ग्रेजुएशन और 11th 12th का सिलेबस है वो सब लोग लगभग लगभग एवरेज पढ़ लेते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है वो 30 मार्क्स पे डिपेंड करता है, और ये 30 मार्क्स जो होते हैं वो साइकोलॉजी के हैं। अब ये जो सीडीपी के या साइकोलॉजी या आप टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी इसे कहना चाहो, इसमें जो है जो ये 30 मार्क्स हैं ये बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज सबका एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन सीडीपी हर किसी की स्ट्रांग नहीं होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है या टीचिंग स्किल्स जो है सबकी एक जैसी नहीं होगी। किसी ने, बहुत सारे लोग आज की डेट में क्या करते हैं कि प्राइवेट बीएड कर लेते हैं। प्राइवेट बीएड वाले को टीचिंग एप्टीट्यूड में दिक्कत रहती है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बीएड कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप क्लासेस में पढ़ते हैं, बारीक बारीक चीजें पढ़ लेते हैं। तो इसलिए जो ये 30 मार्क्स हैं ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं एलटी के। सबको लगता है कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट में लगभग सबकी मेहनत एक जैसी होती है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। खासकर लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ आपका 2020 का, उसमें तो टीचिंग एप्टीट्यूड ने बहुत बड़ा रोल क्रिएट किया। क्योंकि जो लास्ट ईयर का एग्जाम था टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें आपको डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, सब्जेक्ट में ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन थे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में डेप्थ वाले पूछ लिए थे। कुछ कुछ डेफिनेशन पूछ ली थी कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ये किसने दी है। तो जनरली क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि कैसे स्कूल में पढ़ाना है, ये सब कर लो, बच्चे के लिए पॉजिटिव बातें याद रखो, और उसी से टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप इन सारे टॉपिक्स को, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं, उनको आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी सीडीपी, या आप उसे आप साइकोलॉजी कहो या आप जो भी कहना चाहो, इसमें हालांकि सारे बीएड के सब्जेक्ट्स या जो आपने डीएलएड में सब्जेक्ट पढ़े होंगे उन सब का कलेक्शन है। कुछ इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से है, कुछ फिलॉसफी से क्वेश्चन है, कुछ कंटेंट जो है आपका एजुकेशन डेवलपमेंट से होगा, और कुछ आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से होगा, और कुछ आपके पास जनरल क्वेश्चन होंगे। तो वो सारा चीज आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे आप टॉपिक देखेंगे तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है इसमें। आप ये नहीं प्रिडिक्शन लगा सकते कि इसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसमें अगर मैं आपको बताऊं टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास कम्युनिकेशन वाला है, कम्युनिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और इसको ज्यादा पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। टीचिंग हो गया, टीचिंग तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत होता है। टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, टीचिंग की मेथड्स क्या हैं, टीचिंग के जो है हेल्पिंग एड्स या टीचिंग एड्स जिसे कहते हैं वो क्या हैं। तो ये जो टीचिंग वाली यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पास 4 प्रश्न बन सकते हैं, 4 से 5 तक। जो टीचिंग वाली एप्टीट्यूड जिसमें आपका टीचिंग का नेचर आ जाएगा, टीचिंग को प्रभावित करने इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ टीचिंग आ जाएगी, मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएगा, टीचिंग एड्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग, अधिगम जिसे कहते हैं। लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 4 5 क्वेश्चंस बनते हैं। लर्निंग क्या है, लर्निंग प्रक्रिया कैसे चलती है, लर्निंग का प्रभाव। और फिर आपके पास इसमें आता है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, पर्सनैलिटी हो गया और इंटेलिजेंस हो गया, बुद्धि हो गया। इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए जो आपके पास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, ये देखिए फिर से वही टीचिंग के अंदर जो ये चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग से ही 4 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि टीचिंग ही पढ़ लेंगे, लेकिन टीचिंग के अंदर जितनी सारी चीजें आती हैं, टीचिंग अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, एनसीईएफ है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपके पास हमेशा आरटीई से बनता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से, इससे बनता है। एक क्वेश्चन आपके पास एक्शन रिसर्च से बनता है। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक यूनिट जो आपकी होती है वो मापन और मूल्यांकन,
इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मेन मेन चीज है, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना आप इतना भी पढ़ेंगे तो तब भी आपके पास अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब बस देखते हैं कि कैसे करके आप टीचिंग एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पिछला एलटी का एग्जाम हुआ था, जो अभी नहीं हो इससे पहले वाला, तो जो फर्स्ट जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आया था, उसमें जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल क्वेश्चंस ज्यादा थे, यानी उसमें जो है बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन थे, जिसमें आप ये सीख रहे थे कि अगर एक बच्चा सपोज करो किसी कार्य को कर रहा है, या टीचिंग आप क्लास में कर रहे हैं, तो आप बच्चे को किस तरह से जवाब देंगे, ये सारी चीजें ज्यादा थी। यानी आपके पास जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, जिसमें आप जनरली क्या बात कर लेते हैं कि जहां भी आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड आंसर होगा वही सही होगा, कि जो बच्चे के लिए सही है वही सही आंसर होता है। लेकिन अभी जो 2020 का जो है आपके पास एलटी हुआ था, उसका पेपर आप देख लीजिए, आपको खुद फील हो जाएगा कि साइकोलॉजी में जो है डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी आपको हर टॉपिक को जो है डिस्कस करके अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह से उठाइए, प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, 20-30 प्रश्न सॉल्व कर लीजिए एक टॉपिक से, उससे काम बन जाएगा। एक्चुअली आपको प्रिपेयर जब भी साइकोलॉजी करना है, तो सबसे बड़ा गेम साइकोलॉजी में होता है लैंग्वेज का। आप ये देखें कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ आ रही है, किस बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है। यदि आपके पास बीएड की बुक्स हैं अपनी, तो उन बुक्स से ही स्टडी करना आप प्रीफर कीजिए, और पर्टिकुलर टॉपिक्स की क्वेश्चंस को कहीं और से देख लीजिए। तो क्या होगा, लैंग्वेज अगर आपने उस बुक की पहले की पढ़ी हुई है तो आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। या फिर आप साइकोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब सोर्सेज से भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको किस चैनल का कितना समझ आ रहा है वहां से आप उठा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि आप किसी के सीटेट के चैनल को देखेंगे तो उसकी पेडागोजी यहाँ थोड़ा कम काम आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको कि डीप क्वेश्चंस पूछ, यानी आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। आप केवल कॉमन सेंस के क्वेश्चन से काम नहीं चला पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, जो इसमें टॉपिक ऊपर है उन टॉपिक्स को एक एक करके नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप अपनी स्टडी में जो, सपोज करो आप 10 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 4 आवर्स जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को जरूर दीजिए। 40% आप अपने टाइम को टीचिंग एप्टीट्यूड को दीजिए, और 60% अपने सब्जेक्ट को। तब आपका प्रिपरेशन अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप 40% टीचिंग एप्टीट्यूड को देंगे, तो आपको टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड में ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि 30 मार्क्स का है, यहाँ 70 मार्क्स का है, यहाँ आप जल्दी कर लेंगे, तो ये भी तो सोचिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आप लाइफ टाइम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये तो आपको थोड़ा थोड़ा पहले से ही आइडिया है ना, इसका तो दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड आपने केवल बीएड में पढ़ा हुआ है। अब जिसका 1 साल का बीएड है वो भी प्राइवेट किया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड उसने केवल पास होने के लिए पढ़ा होगा। वहां आपके पास थ्योरी के लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ भी लिख के मार्क्स मिल जाता है। यहाँ आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 30 मार्क्स है, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत क्रूशियल रोल क्रिएट करते हैं एलटी के एग्जाम्स में। आप देख लीजिए, जिस लोगों ने बीएड नहीं किया होता है, जैसे म्यूजिक के बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो नॉन बीएड हैं, अब उन्होंने बीएड पढ़ा नहीं है कभी, तो उनके लिए क्या दिक्कत आता है, देखिए कि उनका तो ये 30 मार्क्स ही डिसाइड करता है कि किसको सिलेक्शन मिलना है। आप म्यूजिक के किसी भी कैंडिडेट को पूछ लीजिए, उसके लिए तो 100% है कि ये 30 मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन किसका सिलेक्शन होना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज पढ़ी नहीं हुई है। म्यूजिक सबने पढ़ा हुआ है, म्यूजिक का सिलेबस भी वास्ट होता है, लेकिन उन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक म्यूजिक पढ़ी रहती है, उसमें उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, 70 में से किसी के 65 भी आ जाते हैं। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है, और पिछले साल की तरह प्रश्न बन गए क्वेश्चन से टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो उनके तो 5 नंबर आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज है, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत क्रूशियल रोल निभाता है आपका एलटी एग्जाम्स में। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा, और अपनी पढ़ाई का 30 से 40% टाइम जरूर टीचिंग एप्टीट्यूड को दीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये 30 ही नंबर के हैं।
अब ऐसा भी कभी हो सकता है कि अगर आपने इस टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छा दे दिया तो 30 में से आपके 27 नंबर भी आ सकते हैं, 28 नंबर भी आ सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास 27 28 नंबर यहाँ आ गए तो वहां पे 70 में से आपको 40 ही लाना है, क्योंकि आपका 65 प्लस में जो है एलटी में लगभग सिलेक्शन हो जाता है हर सब्जेक्ट में। तो वहां आपको 70 में से 40 मिलेंगे, यहाँ आप यहाँ ले आएंगे तो वहां उतना लोड कम पड़ेगा सब्जेक्ट में। तो ये फोकस कीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका अच्छा हो जाए। और टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कौन साइज है, कम है, तो इसको आप अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब अगर आप सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको हर सब्जेक्ट में पता है कि अपना डीप सिलेबस होता है, ग्रेजुएशन का भी है, 11 12 का भी है। यहाँ आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो भी इतने सेलेक्टेड टॉपिक्स है बस। तो इनके आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो 15 20 दिन में या एक महीने में आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो अब आप क्या कीजिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऐसा मत सोचिए कि फॉर्म नहीं आया, लेट आएगा, ये है वो है। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू कर लीजिए। और अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम्स हो रही है तो कल से या कुछ दिन बाद जो है मैं एक टीचिंग एप्टीट्यूड्स की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पे। हो सकता है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ आ जाए या मेरी लैंग्वेज अच्छी लगे तो आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए। मैं आपके लिए इस A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड्स के कुछ वीडियोस लेके आऊंगा। उसमें मैं पहले आपको बताऊंगा टॉपिक, यानी पहले हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक्स को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। तो एक टॉपिक फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर इसी तरह से दूसरा टॉपिक फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ताकि आपको थोड़ा सा टच बना रहे और आपका प्रिपरेशन हो पाए। ये जो टॉपिक्स होंगे वो एलटी और लेक्चरर से भी रिलेटेड होंगे। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं या आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं तो आप उस सीरीज को देख सकते हैं। जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस। और उसके साथ साथ जो ये रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा वो आपके पास उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड से बाहर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया है उनका कलेक्शन होगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक अच्छा कलेक्शन बन जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं या आप एलटी एग्जाम की तैयारी के लिए 30 नंबर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को नीडी पीपल्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो थैंक्स आपका चैनल के साथ बने रहने के लिए। मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। एक अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का और टीचर बनने का गवर्नमेंट स्कूल में। तो थैंक्स A to Z वैकेंसीज चैनल के साथ बने रहने के लिए। आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट।